जय हिंद भारत के निर्माताओं। आज हम करने जा रहे हैं प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के बारे में आज जानेंगे, कुछ चीजें जानेंगे आज जो कि शायद आपको पहले से पता हो, कुछ ऐसे भी जानेंगे जो अभी तक आपको नहीं पता। और सब कुछ कैसे पढ़ेंगे? समझकर, रट्टा नहीं लगाएंगे बिल्कुल भी। तो सबसे पहले हम इलेक्शंस के बारे में जानेंगे। राइट, इलेक्शंस, सिलेक्शंस, इंपीचमेंट, राइट, ये सारा कुछ इसमें आएगा। उसके बाद प्रेसिडेंट का आना जाना इसमें आएगा, वो कौन है, वो कैसे हैं, कहां के हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारा कुछ इस स्लैब में हम कवर कर लेंगे। नाउ दूसरी चीज है उनके फंक्शंस। हम प्रेसिडेंट को चुनते क्यों हैं, राइट, चुनते क्यों हैं, किस क्या काम करते हैं, किस तरह काम करते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये सारे फंक्शंस यहां पे हम बुलेट आउट करेंगे। एंड थर्ड इज हमारी बेसिक कहानी क्या है, प्रेसिडेंट शुरू कहां से हुए, आज उनकी क्या स्टेट है, कौन कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हैं, वगैरह वगैरह, सारी एक ब्रॉडर पिक्चर जो कि शायद आपको किसी वीडियो में नहीं बताई होगी, किसी बुक में आपको एग्जैक्टली नहीं पता होगी। तो यहां से हम ये चीज करेंगे और इनकी हिस्ट्री वगैरह भी साथ में रखेंगे, हिस्ट्री और स्टोरी, राइट। तो ये सारा कुछ करने जा रहे हैं। तो शुरुआत हम यहां से करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका तो यह है कि आर्टिकल वाइज लिख लें और इसको समझ लें, सिंपल। दूसरा तरीका यह है कि हम पहले इसको समझ लें और फिर आर्टिकल को नाम दे दें। तो हम यहां पे सेकंड जो हमारी अप्रोच है वो अप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे मैं आपको दिखाता हूं। हम यहां पे एक काम के लिए ये सारा कुछ कर रहे हैं। हमारा एक डिफाइंड मोटिव है और वो डिफाइंड मोटिव क्या है? एग्जामिनेशन में सिलेक्शन, दैट्स इट। हमारा यही प्राइम मोटिव है। तो उसी तरह यहां पे प्रेसिडेंट साहब का प्राइम मोटिव क्या है? इलेक्शन को करना। तो इलेक्शन के लिए आपको अगर पता हो, हमारे पास जब भी नोटिफिकेशन आती है तो उसमें हमारे पास कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है। तो उसी तरह इनका भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। राइट, सेकंड, टर्म ऑफ सर्विस, इतने पैसे मिलेंगे, इतनी देर तक काम करना पड़ेगा, मतलब इतनी एज तक काम करना पड़ेगा, राइट। तो ये सारा कुछ टर्म ऑफ सर्विस। थर्ड, हम जब भी कोई चीज करने जा रहे हैं तो उसके लिए हमें एक सेरेमोनियली उसको हमने अपनाना होता है, तो ओथ, राइट। तो ये सारा कुछ उसमें आ जाएगा। इसके अलावा हमारे पास इलेक्शन प्रोसेस आएगी जब आप टेस्ट देते हो। तो इसको थोड़ा सा चेंज कर, चलो रखते हैं ऐसे ही। इलेक्शन प्रोसेस आएगी। इलेक्शन प्रोसेस के बाद हमारे पास ये सारा कुछ आ जाएगा ब्रॉडली, राइट। छोटी छोटी चीजें हैं वो इसमें ही हम टैकल आउट कर लेंगे। और यहां पे एक चीज और हमने समझनी है कि यहां पे हमारे पास ओथ हो गई, तो इसका मतलब यह है कि अपॉइंटमेंट लेटर आपके पास आ गया, आपने अपॉइंटमेंट ले ली, आप वहां पे एज एन ऑफिसर काम करना शुरू कर देते हो, राइट। अब आगे भी कुछ हो सकता है। क्या हो सकता है इसके बाद? आपकी जो लाइन ऑफ ड्यूटी है वो सारा कुछ आप कर रहे हो, पर कहीं ना कहीं जाके गड़बड़ हो जाती है। तो उसके लिए आप नहीं, प्रेसिडेंट साहब इंपीच हो जाएंगे। इंपीचमेंट का प्रोसेस भी हम यहीं पर उसको निपटा देंगे, पढ़ लेंगे। इसके अलावा जो कुछ भी है छोटा मोटा वो हम इस स्लैब्स के अंदर कवर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आ जाती है एलिजिबिलिटी। एलिजिबिलिटी के लिए हम तीन चार चीजें देखेंगे। तो सबसे पहले आप एलिजिबल कब हो? जब आप सरकारी नौकरी करने जा रहे हैं तो आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का पहला क्लॉज होगा कि आपको भारतीय नागरिक होना ही होगा। सिर्फ इंडियन
सिटीजन, राइट। दूसरा और क्या हो सकता है, अब यहां पे आगे वाली जो चीज है वो हमारी पार्लियामेंट के साथ जुड़ी हुई है। क्या क्या जुड़ा हुआ है, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है दूसरा वो है पार्लियामेंट के साथ जुड़ा हुआ। तो यहां पे दो चीजें आ जाएंगी, एक तो एज कम से कम 35 होनी चाहिए, दूसरा आपके पास वो सारा कुछ होना चाहिए ताकि आप लोकसभा का एक मेंबर बन सको, राइट। लोकसभा का मेंबर के लिए जितनी भी एलिजिबिलिटी है वो आपको चाहिए। क्या क्या है, क्यों क्यों है, वो इस चीज का टॉपिक नहीं है। लोकसभा की एलिजिबिलिटी, राइट। तो ये तीन चीजें हम रखेंगे यहां पे, ठीक है। व्हाट एल्स, इसके अलावा क्या करना है, क्या सिर्फ यही है? जी नहीं, जैसे कि आपको बोला थोड़ा सा लिटिल बिट है, तो लिटिल बिट यहां पे क्या है, यहां पे लिटिल बिट क्या है वो हम हैशटैग के साथ लिख रहे हैं। तो यहां पे आ जाते हैं प्रपोजर्स प्लस सेकेंडर्स। प्रपोजर्स और सेकेंडर्स ये क्या चीजें हैं? प्रपोजर्स वो होते हैं जो किसी का नाम प्रपोज करे। अब क्योंकि प्रेसिडेंट साहब का इलेक्शन जो है वो एक रिस्पेक्टेबल चीज है, बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्टेबल है, राइट। जो कुछ भी होगा, अगर आपको पद्मश्री मिलते हैं, पद्म विभूषण मिलते हैं, जो कुछ भी बड़े बड़े आपको तगमे मिलते हैं, वो सब कुछ किसके द्वारा दिए जाते हैं? वो दिए जाते हैं प्रेसिडेंट साहब के द्वारा। क्यों? क्योंकि वो हमारे फर्स्ट सिटीजन है। ये आपको शायद पता होगा, मैंने लिखा नहीं यहां पे। भारत एक समान लोगों का, समान स्टेटस का देश है जिसमें हर आदमी बराबर है, राइट। तो ये कौन है फिर? ये फर्स्ट अमंग इक्वल्स हैं। क्लियर? तो इनके द्वारा जो इनका इलेक्शन होगा वो आम नहीं होगा, उसके लिए कुछ लोग इकट्ठे होंगे वो आगे जाके एक प्रपोजल पत्र देंगे। कुछ लोग, कितने लोग हैं बताएंगे आपको, और उसके अलावा उस प्रपोजल लेटर को कुछ लोग जो हैं सेकेंडर्स, ठीक है, वो उनको फेवर करेंगे कि हाँ जी हम भी इनको समर्थन देते हैं, हम इनका समर्थन देते हैं, ये आदमी ठीक है, रिस्पेक्टेबल है इस इलेक्शन के लिए। और फिर उसके बाद जो भी कैंडिडेट होंगे उनको कुछ पैसे देने पड़ेंगे, जैसे कि आम इलेक्शन प्रोसेस होती है। जितने पैसे देंगे वो उनकी सिक्योरिटी होगी, कहां पे जमा होगी? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में, आम बैंक में नहीं होगी, राइट। इट हैज टू बी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इतना रिस्पेक्टेबल पोस्ट है तो उसके लिए एसबीआई में आप चलानी भर्ती जमा करवाएंगे, जैसे कि आप यूपीएससी और एसएससी वगैरह के लिए करवाते हैं। आजकल तो ऑनलाइन हो गया, खैर, राइट। तो आरबीआई आएगा, इसमें आरबीआई आएगा। आई होप इट इज क्लियर। तो जो इलेक्टर्स और सेकेंडर्स हैं इनको 50-50 होते हैं, दे आर 15 नंबर। क्लियर? आरबीआई के पास कितने पैसे जमा करवाने हैं? ज्यादा अमाउंट नहीं है, लगभग 15,000 रुपया जमा करवाना पड़ेगा, राइट। फिर उसके बाद क्या किया जाए? उसके बाद इलेक्शंस होंगे। इलेक्शंस कैसे होंगे तो सभी कुछ देखते हैं अभी। अगर आपके पास कुल मिला के 100 वोट्स पोल होते हैं तो उसमें से अगर ज्यादा नहीं, आपके पास 1/6 वोट्स भी नहीं आती, तो फिर क्या होगा? पैसे नहीं मिलेंगे। आरबीआई पैसे अपने पास रखेगा, उसको पैसे नहीं मिलेंगे। 1/6 ऑफ टोटल वोट्स, राइट। सो ये यहां पे आकर चीज खत्म हो जाती है। ये क्या है? एलिजिबिलिटी। हमने इलेक्शन प्रोसेस नहीं करी, दिस इज एलिजिबिलिटी। तो ऐसे ही करना पड़ेगा, कम से कम ये चीजें तो आपके पास होनी ही चाहिए, राइट। अगर आप यूपीएससी का पेपर दे रहे हैं या एसएससी का दे रहे हैं या किसी भी कंपटीशन एग्जाम का दे रहे हैं और आपका मन परिवर्तन हो जाता है और आप बोलते हो नहीं सर हम तो क्या करेंगे, इलेक्शंस लड़ेंगे, एमपी बनेंगे और फिर बनेंगे प्रेसिडेंट, राइट। तो हम बोलेंगे जी बेस्ट ऑफ लक, बहुत अच्छी बात है। तो अगर आप प्रेसिडेंट बन जाओगे तो हमारे लिए भी कुछ कर देना, हमारे देश के लिए कुछ कर देना, राइट। तो यहां पे आपको ये चीज चाहिए, इंडियन सिटीजन हो, बहुत अच्छी बात है, इतनी एज हो जाती है और लोकसभा की एलिजिबिलिटी हो जाती है, वेरी गुड। अब यहां पे झंझट पड़ जाएगा। ये झंझट किसी भी पॉलिटिकल पार्टी
के साथ आजकल के टाइम पे उनके रिसोर्सेज यूज करके ये चीजें पूरी होती है। जैसे कि पिछले इलेक्शंस में हमने देखा था कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह इलेक्शन प्रोसेस में अच्छा परफॉर्मेंस या उसको जीतने की कोशिश के लिए क्या क्या किया, राइट। हम उसमें नहीं जाएंगे और यहीं पे यहां इस चीज को खत्म करेंगे। नेक्स्ट, उसके बाद आती है टर्म ऑफ सर्विस। तो टर्म ऑफ सर्विस जो है वो बहुत आसान है, 5 साल, राइट। सरकार आई, 5 साल रही, सरकार चलेगी। आमतौर पे सरकार आती है, 5 साल रहती है, प्रेसिडेंट नियुक्त करती है, 5 साल के बाद सरकार भी चली जाती है, राइट। पर क्या पहले जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं जी। हर आर्टिकल नंबर 21 क्या कहता है कॉन्स्टिट्यूशन का कि हर आदमी अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी जी सकता है। इसमें कोई भी झंझट वाली बात नहीं है। प्रेसिडेंट कह रहे हैं कि मेरा मजा नहीं आ रहा जिंदगी का, बहुत काम है, ये है, आना जाना बहुत है, अभी मैं तो क्या करना चाहता हूं, अंडमान निकोबार आइलैंड पे जाके आराम से बैठ के अपनी नींद पूरी करना चाहता हूं। तो वो क्या करेंगे? वो देंगे इस्तीफा, रेजिग्नेशन। लेस देन 5 ईयर्स वो अपना रेजिग्नेशन दे देंगे, चले जाओ, छुट्टियों पे चले जाओ, आराम करो, राइट। अगर किसी भी कारण 5 साल से ज्यादा रहना पड़ जाए तो ऐसा थोड़ी है कि 5 साल हो गए तो भाई उनको बोलेंगे जाओ, ऐसा नहीं है। अगर ग्रेटर देन 5 ईयर्स होना कब होगा, किस टाइम पे ग्रेटर देन 5 ईयर्स होगा? तो इसका आंसर यह है कि अगर किसी टाइम पे भी इलेक्शंस पॉसिबल ना हो, राइट। देखो इलेक्शंस तो करवाने ही है, कभी भी ऐसा भी हो सकता है, कुछ इमरजेंसी हो सकती है या किसी और कारण इलेक्शंस में फिजिबिलिटी ना हो, राइट। तो उतना टाइम ये ज्यादा देर वहां पे अपना ऑफिस होल्ड करेंगे, राइट। तो इस तरह ये चीज चलती है। यह टर्म ऑफ सर्विस। तो क्या यहां पे एक चीज और आ जानी चाहिए दिमाग में, 5 साल एक टर्म हो गई, क्या उसके बाद दोबारा रीअपॉइंटमेंट है? बिल्कुल है। प्रेसिडेंट साहब हैं, अटमोस्ट रिस्पेक्ट है इसमें, अटमोस्ट रिस्पेक्ट। तो हाँ जी, 1 साल क्या, 1 टर्म क्या, 2 टर्म, 3 टर्म, 4 टर्म, जितनी बार मर्जी रीअपॉइंटमेंट हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। तो यहां पे हमारे इंडिया में ये चीज है। अगर हम यहां पे देखिए फॉरेन में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, उसका मैं एक छोटा सा यहां पे लेके चलूंगा, अभी हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे। तो भारत में प्रेसिडेंट साहब की बहुत ज्यादा इज्जत है, पर चलती किसकी है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की, हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, राइट। अगर हम कंसेप्ट लें प्रेसिडेंट का और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का, जहां पे सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट साहब के पास ही इतनी ताकत है कि वो सारा कुछ करें, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो उसमें ज्यादा से ज्यादा 2 बार वो टर्म ऑफ सर्विस ले सकते हैं, उसके बाद नहीं, ठीक है। उसके बाद तो कंपल्सरीली उनको रिटायर होना ही पड़ेगा। तो यहां पे हमारे पास ये एक यूनिक और स्ट्राइकिंग फीचर है। व्हाट एल्स? उसके बाद क्या है? उसके बाद हम आ गए ओथ। ओथ में क्या होगा? ओथ में देखिए जी 3 चीजें होगी मुख्य तौर पर। तो अगर आप किस लेना पड़ेगा, यहां पे हम 2 चीजें दिमाग में रखेंगे। एक तो ये रखेंगे कि ऑफिस किसका? प्रेसिडेंट का, बहुत रिस्पेक्टेबल ऑफिस है। दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन का, जो कि जहां से प्रेसिडेंटशिप की उनका उद्गम हो रहा है, उनका ओरिजिन हो रहा है, राइट। और तीसरी चीज क्या है? जनता, वी द पीपल, किसने उनको ताकत दी है और किसकी वजह से ये सारा कुछ हो रहा है? जनता की तरफ से। तो ये 3 हमारे पास ओथ सेरेमनीज के स्टेटमेंट्स रहेगी। पहला तो ये है कि मैं अपना ऑफिस जो है वो पूरी निष्ठा से करूंगा। दूसरा, संविधान को और कानून ही परम सत्य है, राइट, उसके ऊपर कुछ भी नहीं है, भगवान है वो हमारे लिए। और तीसरी चीज क्या है? आम लोग, माई बाप, राइट। इलेक्शंस, पॉलिटिकल पार्टी वगैरह वगैरह हाथ जोड़ जोड़ के वोटें मांगते हैं तो वो उनके लिए भी तो कुछ देना पड़ेगा कि नहीं? तो हम उनको सौगंध दे रहे हैं, और कुछ देना दे, कसम जरूर उठाइए। तो एक तो ऑफिस के लिए है, और दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन या लॉ के लिए, और तीसरा पीपल ऑफ इंडिया, ये आ जाती है ओथ। आई होप इट इज क्लियर। सिंपल सी चीज है, कोई इतना कॉम्प्लिकेशन नहीं है।
इसको कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, आर्टिकल्स के हिसाब से पढ़ेंगे, 5 मिनट का काम है, रट्टा लगा लो, काम हो गया। यहां पे क्या कर रहे हैं हम उसको लिंक कर रहे हैं, इंटरलिंकिंग कर रहे हैं और उसको इस तरह पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो एक कहानी बन जाए, आपके साथ जोड़ा जा रहा है यहां पे, राइट। तो ध्यान रखें, ओथ को 3 चीजें, ऑफिस, कॉन्स्टिट्यूशन और जनता। ऑफिस के लिए पक्का, संविधान हमारा माई बाप, जनता हमारे परमेश्वर, तीनों के लिए। अब इलेक्शन प्रोसेस आ जाती है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड काम है, ये भी करेंगे। उससे पहले क्या है, इम्पीचमेंट। अब ये दोनों चीजें जो है ये बड़ी चीजें हैं, राइट। तो अब इनको समझने की कोशिश करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट इज इलेक्शंस, द प्रोसेस ऑफ इलेक्शंस, द एक्चुअल प्रोसेस ऑफ इलेक्शंस। ये आम इलेक्शंस की प्रोसेस नहीं है कि वोट डाली, जिसकी ज्यादा गिनती आ गई, जो पहले जीत गया रेस को वो कामयाब, ऐसा नहीं है, राइट। ये जो है ये पेचीदा सा काम है, इट इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। तो इसको, इस कॉम्प्लिकेशन को हम बिल्कुल सीधा सरल बना देंगे। जब एक बार इसको आप देख लोगे तो उसके बाद आपको किसी चीज की देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए जरा, तो सबसे पहले इलेक्शंस के लिए हमें ये देखना है कि वोट कौन डालेगा, राइट। तो वोटिंग कौन करेगा, कौन प्रेसिडेंट साहब को प्रेसिडेंट बनाएगा, कैसे। तो यहां पे हमने देखना है इलेक्टोरल कॉलेज कौन सा है, इलेक्टोरल कॉलेज। व्हाट डज दिस मीन, इसका मतलब ये होता है कि वोटिंग कौन कौन करेगा, कौन कौन से लोग जो हैं वो मिलकर वोट करेंगे और एक कैंडिडेट को प्रेसिडेंट साहब बनाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको यह देखना पड़ेगा कि इलेक्टेड होना चाहिए। क्या हमने कभी, आम आदमी ने, हम आम आदमी है, ठीक है, तो क्या हमने कभी वोटिंग की है प्रेसिडेंट साहब के लिए, कभी नहीं की। हमें अधिकार नहीं है उस चीज का। क्यों नहीं है, कई कारण है, अभी देखते हैं, पर पहले ये देखते हैं कि कॉलेज में कौन कौन है। तो इसमें हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे। हमारे रिप्रेजेंटेटिव कौन है, जो भी हमने इलेक्ट करके एमएलएज बनाए हैं, इलेक्ट करके एमपीज बनाए हैं, वो सभी इस चीज में आएंगे। बस दैट्स इट। ये वर्ड याद रखना है, इलेक्टेड, ठीक है। तो 3 चीजें याद रखनी है यहां पे, इलेक्टेड, एमएलए होने चाहिए, एमपी होने चाहिए, एंड देन इज जो हमारे यूटीज की जो एमएलएज हैं, कौन कौन से यूटीज हैं, एक तो है दिल्ली एंड देन इज पुडुचेरी। तो ये हमारा इलेक्टोरल कॉलेज है। तो यहां पे मैंने एक चीज पे बहुत स्ट्रेस दिया कि इलेक्टेड होने चाहिए। वाई इलेक्टेड। और दूसरा चीज कौन सी होती है, दूसरे होते हैं नॉमिनेटेड मेंबर्स। तो सारे हाउसेस जो है, चाहे तो हम लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करें, लोकसभा की बात करें, राज्यसभा की बात करें, किसी चीज की भी बात करें, यहां तक कि हमारे जो म्यूनिसिपल काउंसिल्स होते हैं उनकी बात करें, तो वहां पे कुछ ना कुछ ऐसे मेंबर्स होते हैं जो डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं होते, उन्हें हम कहते हैं नॉमिनेटेड मेंबर्स। अब ये क्या चीज है, देखिए हमने क्या किया, एक ग्रुप बनाया लोगों का, राइट। तो उस ग्रुप में कुछ इस तरह के लोग होंगे जो किसी प्रेशर ग्रुप को, किसी दूसरे ग्रुप को या आम जनता को उनके हित के लिए काम करते होंगे, तो वो उनके रिप्रेजेंटेटिव होंगे, सिंपल। कुछ ऐसे होंगे जिनको चीज की बहुत एक्सपर्टीज हो, राइट, इकोनॉमिक्स की एक्सपर्टीज हो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की हो, ठीक है, इस तरह कुछ ऐसा हो, तो वो सारे जो है वो शायद उतने आम तौर पर सामने ना आए, तो उनको हम नॉमिनेशन कर देते हैं उनकी, ठीक है, उनको हम स्पेशल ट्रीटमेंट दे देते हैं। तो वहां पे वो स्पेशल ट्रीटमेंट वाला कोई भी नहीं है, राइट। जो यहां पे प्रेसिडेंट साहब के इलेक्शंस में वोटिंग करेंगे, वो सभी वो लोग होंगे जो आम तौर पे आम लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहां पे इलेक्टेड वर्ड बहुत ही वजनदार है, इसको हमेशा आपने उतना ही वजन देना है। ऐसा मत कर देना कि इसको हल्का कर देना और नॉमिनेशन बीच में आ जाए। तो एग्जामिनर्स क्या करते हैं, यहां पे वो चालाकी कर जाते हैं, किसी तरीके से यहां पे इलेक्टेड कर देंगे, इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड कर देंगे, गलत हो गया। छोटी छोटी चीजें ध्यान में रखनी है। ये तो है इलेक्टोरल कॉलेज। अब नेक्स्ट क्या चीज है, नेक्स्ट है इक्वालिटी प्लस पैरिटी। अब ये क्या चीज है जी, इक्वालिटी और पैरिटी क्या चीज है। यहां पे अगर आपने ध्यान दिया हो तो यहां पे हमने
एमएलएज की बात की है, राइट। तो एमएलएज आपको, मेरे हिसाब से तो आपको पता ही होगा कि वो स्टेट्स में होते हैं, ठीक है। जो विधानसभा है उसमें जो हमारे प्रतिनिधि बैठते हैं वो एमएलएज कहलाते हैं। यहां पे स्टेट्स जो होती हैं वो अलग अलग साइजेस की होती हैं। पंजाब हरियाणा छोटा, यूपी बहुत बड़ा, राइट। उसी तरह मध्य प्रदेश बहुत बड़ा। तो इन दोनों में इक्वालिटी कहां है, राइट। पॉपुलेशन में, सीट्स में, अब यूपी की कितनी ज़्यादा सीट्स होंगी, एरिया के हिसाब से सीट्स होती हैं, डिलिमिटेशन कमीशन बैठता है। तो अब ये जो है इसमें इक्वालिटी कहाँ है, पैरिटी कहाँ है। तो इसके लिए हमने क्या किया, एक वेटेज दे दी, वेटेज। अब वेटेज के हिसाब से हर एमएलए की वेट, मतलब वोट का वेट, और एमपी की वोट का वेट, ये आप इसमें इक्वालिटी में एमएलए लिख देते हैं और इसमें एमपी लिख देते हैं। फॉर्मूला इसका है, तो इस फॉर्मूले को याद करने की जरूरत है जी। कभी कभार जो नॉर्मल लेवल के एग्जामिनेशंस होते हैं, जैसे अगर यूपीएससी की बात करें तो डायरेक्ट क्वेश्चन इसमें नहीं आएगा, इस तरह का डायरेक्ट क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आएगा फॉर्मूला के। उसमें स्टेटमेंट दी हो सकती है कि फॉर्मूले के हिसाब से भी देखते हैं, तो वो शायद उसमें एक पॉइंट आ जाए, बाकी डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसा नहीं बनेगा। अगर आप स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो हो सकता है उसमें ऐसा क्वेश्चन आ जाए, राइट। अगर उसके छोटे लेवल की करने हैं तो फिर भी मुश्किल है। तो एमएलएज के लिए जो जुड़ा हुआ फॉर्मूला है उसमें, और एमपीज का जो जुड़ा हुआ फॉर्मूला है उसमें क्या चीजें, तो उसको देखने के लिए यहां पे आपको ये समझना पड़ेगा कि टोटल वोट्स जो कितनी पोल की जा रही हैं, उसके बाद नंबर ऑफ एमएलएज कितने हैं, मल्टीप्लाई बाय 1/1000, ये फॉर्मूला है, राइट। तो इसको आप देख लें, इसको याद करना पड़ेगा और उसमें कुछ करने लायक है नहीं, राइट। दूसरा जो है, इसमें भी टोटल वोट्स हैं, किसको, ऑफ ऑल एमएलएज बाय नंबर ऑफ एमपीज। यहां पे आपको ये ध्यान में रखना है, ये भी इलेक्टेड है और ये भी इलेक्टेड ही हैं। तो ये वर्ड आप समझ सकते हो कितना इंपॉर्टेंट वर्ड है, राइट। अब तीसरी चीज आ जाती है, अब इसके साथ पैरिटी आ जाएगी, बैलेंस आ जाएगा। जो ज्यादा पॉपुलेटेड स्टेट्स हैं, ज्यादा जिनके पास सीट्स हैं, रिप्रेजेंटेशन ज्यादा है लोकसभा राज्यसभा में, वो इन लाइन आ जाएंगे उन छोटी स्टेट्स में जिनके पॉपुलेशन भी कम है और इनके पास एरिया भी कम है। तो इसके साथ एक बैलेंस बन जाएगा, जिसके कारण यहां पे इक्वालिटी हम अचीव कर लेंगे, राइट। तो ये आप समझे ध्यान से। उसके बाद एक चीज और है यहां पे आ जाती, कोटा सिस्टम। कोटा सिस्टम क्या है, कोटा सिस्टम देखिए, इसको समझिए। अगर 3 आदमी या 4 आदमी एथलीट्स रेस में दौड़ते, 5 एथलीट्स एक रेस में दौड़ते हैं, जो आदमी 100 मीटर की रेस स्प्रिंट में वो लाइन पहले क्रॉस कर जाएगा, वो क्या हो जाएगा, ही और शी विल बी द विनर, सिंपल एज दैट, राइट। उसे हम कहते हैं फर्स्ट पास्ट द पोल, राइट। यहां पे एक कोटा सिस्टम है, यहां पे वो लाइन क्रॉस करने के लिए हमने डिफाइन करना है कि कौन सी लाइन है, किस तरह वो जीतेगा। अगर पांचों के पांचों जो आदमी हैं वो लाइन क्रॉस नहीं कर सकते, तो क्या ऐसा होगा कि जो सबसे आगे रनर था वो जीत जाए? बिल्कुल नहीं, लाइन तो क्रॉस करनी ही पड़ेगी। क्या लाइन है? ये है वो लाइन, राइट, दिस इज द लाइन, फिनिशिंग लाइन, राइट। So what is the finishing line in this election? It is also given by a formula, वो भी फॉर्मूले के तरीके से दिया हुआ है, वो बहुत सिंपल फॉर्मूला है। देखिए जितनी भी वोट्स दी हैं, टोटल वोट्स, डिवाइड करना है 1 प्लस नंबर ऑफ पोस्ट्स। नंबर ऑफ पोस्ट्स मतलब यहां पे किस पोस्ट के लिए चुनाव हो रहा है? प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए। क्या और भी पोस्ट हैं? जी नहीं, एक ही पोस्ट है। तो यहां पे नंबर ऑफ पोस्ट क्या आ जाएगा?
1। तो टोटल वोट्स 1 + 1। इसके साथ एक और हमने प्लस कर देना है। तो मुझे आप ये बताइए टोटल के नीचे क्या आ गया, 1 + 1 2, तो टोटल का हाफ, मान लो 100 वोट्स हैं तो 100 का हाफ कितना हो गया, 50, राइट, सिंपल एज दैट। और उसके अलावा +1 एक और कर दो, तो 50 + 1 = 51। तो 51 वोट्स आपके बैग में आ जाए तो आप प्रेसिडेंट साहब बन गए, राइट, एज सिंपल एज दैट। तो यह कोटा सिस्टम, मतलब लाइन क्रॉस करनी पड़ेगी। आई होप इट इज क्लियर। केस में कुछ और है और कुछ नहीं है। अब ये देखना है कि लाइन कैसे क्रॉस की जाए, ये झंझट वाला काम है। यहां पे क्या है, 5 आदमी रेस भाग रहे हैं, ठीक है। एक आदमी थक गया तो उसने क्या किया, अपने पास जो ग्लूकोज के डब्बे थे वो बाकी को दे दिए। ये ऐसे चलेगा, ये मैं आपको बताता हूं। उसे कहते हैं प्रेफरेंशियल या अल्टरनेटिव वोट सिस्टम। तो कहां पे लिखें, इसको साफ करना पड़ेगा, चलो साफ करते हैं। चलिए, तो अब ग्लूकोज के डब्बे की बात करते हैं। तो यहां पे हमारे पास 4th पॉइंट है, प्रेफरेंशियल या अल्टरनेटिव वोट सिस्टम। ये क्या है, ग्लूकोज के डब्बे। इसको ऐसे याद रखें, हम रेस भगवा रहे हैं 5 आदमियों से, 5 आदमियों, और तो लड़की लड़कों किसी से भी, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास एक ग्लूकोज का डब्बा हर एक के पास है। तो ये क्या करते हैं, जब ये 1-1 मिनट रेस भाग रहे हैं तो इनके पास ग्लूकोज जमा होता रहता है, राइट। तो यहाँ पे A B C D E, मान लीजिए ये हमारे कैंडिडेट्स हैं। तो जितना भी इलेक्टोरल कॉलेज था वो क्या करता है, वो ऐसा वोट नहीं करता कि भी हाँ जी हमने तो बीजेपी को वोट डालनी है, हमने तो कांग्रेस को वोट डालनी है, हमने आम आदमी पार्टी को वोट डालनी है, किसी पार्टी को वोट डालनी है, ऐसा नहीं है। वो क्या करेंगे, एक कागज के ऊपर ऐसे 5 नाम लिख लेंगे और अपनी प्रेफरेंस देंगे कि हम तो चाहते हैं जी कि जो ए वाला है ना, मान लो एमएलए है रामलाल जी, राइट। तो रामलाल जी क्या कहते हैं, मैं इसको नंबर 1 देता हूं, इसको 2, इसको 3, इसको 4 और इसको 5, राइट। तो नंबरिंग दे दी। जैसे अगर मान लो आपने एक मोबाइल फोन लेना हो, ठीक है, तो सैमसंग का फोन लेना हो, एप्पल लेना हो, लिनोवो लेना हो, ठीक है, तो आप प्रेफरेंस दोगे, हाँ जी हमने तो एप्पल का लेना है, एप्पल को नंबर 1 प्रेफरेंस, सेकंड प्रेफरेंस सैमसंग को, थर्ड ओप्पो को, ऐसे करके। तो ये प्रेफरेंस दे दी इन्होंने, राइट। तो ये प्रेफरेंस यहां से आ रही है। फिर क्या होगा, फिर उसी तरह श्यामलाल जी हैं, ये भाई साहब ने क्या किया, इनको 1 दे दिया, इनको 2, इनको 3, इनको 4 और इनको 5। अब हुआ क्या, जो ABCDE थे इनमें से, मतलब चलो सभी ने वोटिंग कर दी, इनमें से जिसके पास सबसे कम प्रेफरेंस आ रही है, दैट इज सबसे ज्यादा 5 आ रहा है जिनके पास, राइट, तो वो तो बेचारे थक गए, उनका तो ग्लूकोज हो गया खत्म, बेचारों का दिल बैठ गया, वो कहते मैं तो जीत नहीं सकता। तो मैं क्या करता हूं, जितना मेरे पास ग्लूकोज के डब्बे में जितने भी 1 वाली प्रेफरेंस थी, 2 वाली प्रेफरेंस थी, वो जो थी वो मैं क्या करता हूं, वो मैं बाकियों के जो कैंडिडेट्स हैं उनमें बांट देता हूं, उनको एनर्जी मिलेगी, वो भागते रहेंगे, राइट। तो मान लो यहां पे 5 किसका है, इसके पास 5 आया, एक और ले लो मोहनलाल, तो इसके पास यहां 5 दे देते हैं, 2 1 3 4, राइट। तो यहां पे 5 5, तो लोएस्ट कौन से हो गए, ये हो गए लोएस्ट, राइट। तो ये जो लोएस्ट हैं ये अपना काम छोड़ देंगे और जिन जिनके पास 1 जाता है 1 दे देंगे, जिनको 2 जाता है 2 दे देते हैं। जो इनके पास वोटिंग्स हैं, जो इनके पास ग्लूकोज है, जो एनर्जी है, ये आपस में बाकियों में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, राइट। इतना सिंपल जैसे मैं बता रहा हूँ, ये एक्चुअली थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, ये मैं आपको बात बता देता हूँ। हमारे लिए वो समझना जरूरी नहीं है, हमारे लिए क्या जरूरी है कि हम किस तरह जो प्रक्रिया हो रही है। उसके बाद दूसरा फेस, फिर एक आदमी थक जाता है, तो कितने रह गए थे, 1 2 3 4, एक आदमी और थक गया, तो ये वाला 4 वाला ये थक गया। अब ऐसा नहीं होगा कि ये 4 वाला है, ठीक है, बेसिकली हम ये देख रहे हैं कौन कौन थक रहा है, वो धीरे धीरे रेस छोड़ के जा रहे हैं। 3 रह गए, इस तरह करते करते एक आदमी के पास सारा ग्लूकोज इकट्ठा हो जाएगा, 1 या 2 या 3 के बाद। तो जिसके पास ज्यादा ग्लूकोज इकट्ठा होगा
वो भाग जाएगा और लाइन क्रॉस कर लेगा। सिंपल प्रेफरेंशियल वोटिंग सिस्टम। आई होप इट इज क्लियर। सारी कहानी लाइन क्रॉस करने की है और आपके पास कितना ग्लूकोज बचा है इसकी है। अगर ग्लूकोज कम बच जाता है, लाइन क्रॉस नहीं हो रही, तो जो आदमी होगा वो अपना डब्बा बांट देगा। धीरे धीरे 1 या 2 आदमी ऐसे बचेंगे जिनमें कंपटीशन बढ़ जाएगा। जो पहले क्रॉस कर गया जीत गया। आई होप इट इज क्लियर, राइट। चलिए सर, तो अब यहां पे इनडायरेक्ट इलेक्शंस जल्दी से दोबारा देख लेते हैं एक बार। 4th पॉइंट के बाद हमारे पास 5th पॉइंट आता है इनडायरेक्ट इलेक्शंस का। देखिए, इनडायरेक्ट इलेक्शन सिंपल हैं, बिल्कुल समझना कि जो फर्स्ट पॉइंट आपको बताया था कि हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो आगे हमको रिप्रेजेंट करते हैं वोटिंग के टाइम, दैट इज इनडायरेक्ट इलेक्शंस। इसको आप ऐसे समझिए, मान लीजिए ये मशाल है जो मैंने लाइट अप करके आपको दी और आपको बोला कि आप मेरे बिहाफ पर ऐसे किसी इंसान को दें जो इसके काबिल हो, राइट। तो मैंने आपको अपना प्रतिनिधि बना दिया, राइट। तो दिस इज, मैंने डायरेक्टली उस आदमी को नहीं दी, मैंने आपके द्वारा उस आदमी को दी। तो यह है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट क्या होता, मैं अपनी मशाल खुद किसी को दे देता, आपको दे रहा हूं डायरेक्ट, आपके द्वारा किसी और को दे रहा हूं इनडायरेक्ट, सिंपल एज दैट। तो यहां पे 3 चीजें आ जाती हैं। क्या चीजें आ जाती हैं और क्यों आ जाती हैं? इनडायरेक्ट इलेक्शन हमारे भारत में क्यों है? हमारे इतनी महत्वपूर्ण पोस्ट जो है, इतनी इंपॉर्टेंट जो पोस्ट है, मेरे ख्याल में इससे इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सबसे अलग, सबसे रिस्पेक्टेबल, राइट। तो उनको हम खुद क्यों नहीं चुन रहे? वाई वी आर नॉट डायरेक्टली ए पार्ट ऑफ दिस प्रोसेस? वाई? इतनी इंपॉर्टेंट और इतनी पोस्ट के लिए, राइट। तो इसके लिए हमारे पास 3 रीजंस दिए हैं। तो पहला है तो पैसा, हमारे पास पैसा नहीं है। क्या हमारा देश इतना गरीब है? जब तो हमारा देश इस तरह की प्रक्रिया करे तो गरीब है। अगर बड़े बड़े मिसाइल्स बनाने हो, जब परसेंट टू जीडीपी एक्सपेंडिचर देखना हो मिलिट्री के ऊपर, बहुत अमीर है, राइट। कुछ ही देशों में आता है जिसके पास इतने पैसे हैं इतनी मिलिट्री के ऊपर लगाने के लिए, राइट। तो जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी जो हमारे डिग्निटी है और उनकी जो रिस्पेक्ट है वो सबसे ज़्यादा जरूरी होती है। खैर, हम उन मुद्दों में नहीं जाएंगे। हम दूसरे पॉइंट पे आते हैं, टाइम। क्या हमारे पास टाइम है इतना? लोकसभा के इलेक्शंस करवाने के लिए सर हम एक फेस में इलेक्शंस नहीं करवा रहे। पैसा नहीं है, टाइम नहीं है, एफर्ट नहीं है, इतने ह्यूमन रिसोर्स नहीं है जो हम उसको अप्लाई कर सकें, राइट। तो उसको फेस मैनर में करवाया जाता है। तो प्रेसिडेंट के इलेक्शंस, क्या हमारे पास इतना सामर्थ्य है कि हम उसको करवा सके? बहुत लोग डाउट करते हैं। तीसरी चीज, रिसोर्सेज। तो सर जो ह्यूमन रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं, अगर आप कभी भी वोट डालने गए हों तो जाहिर सी बात आप गए होंगे, तो उस टाइम के लिए जो हमारे रिसोर्सेज, अगर आप वहां पे देखो तो वहां पे बहुत सारे टीचर्स की ड्यूटी लगी होती है, राइट। इलेक्शन की जो वोटिंग है उसको कंडक्ट करवाने के लिए जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं आमतौर पर वो टीचर्स होते हैं। तो इस तरह का ये झोलझाल क्यों है? क्यों एक तरह के ह्यूमन रिसोर्सेज एक जगह से उठा के उनको दूसरी जगह पे रखा जा रहा है? तो उनका काम वहां पे कौन करेगा? हु विल बी डूइंग देयर ड्यूटी फॉर देम एट दैट पार्ट, राइट। तो उसके लिए क्या रिसोर्सेज नहीं है ना हमारे पास, मसला रिसोर्सेज का है। पुलिस अपना सारा काम काज छोड़ के इलेक्शंस को करवाने में लग जाती है, राइट। दुनिया में इतनी लॉजिस्टिक्स की प्रोसेस जो इलेक्शंस में हमारे इंडिया में हो रही है वो शायद कहीं पे ना हो रही हो, राइट। तो ये सारा कुछ हमने डायरेक्शन बदल दी उसकी। तो उसके लिए रिसोर्सेज हमारे पास इतने नहीं है कि हम उसको डायरेक्टली करवा सकें। ये मुख्य तौर पर ये दलील दी जाती है। जैसे कि शुरुआत में चल रहा था इनडायरेक्ट, उसके बाद हमारे देश की जो इकोनॉमी है वो बहुत बदल चुकी है। तो उसके लिए अब शायद इसको चेंज करने का टाइम आ चुका है। क्या ये चेंज हो सकता है? हो सकता है। कौन करेगा? पार्लियामेंट करेगा, राइट। हम नहीं कर सकते। पार्लियामेंट, आपको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना पड़ेगा। कर दो चेंज, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनो। अब इम्पीचमेंट, तो 2 तरीके से ऑफिस खाली कर सकते हैं, राइट। एक तो है प्रेसिडेंट साहब अपनी चिट्ठी दे दें और दूसरा उनको निकाल दिया जाए। अब यहां पे मसला ये है कि निकालेगा तो निकालेगा कौन?
और कौन फैसला करेगा कि प्रेसिडेंट गुनाहगार हैं और उनका गुनाह। तो तीन चीजें हैं। तो रीजन, क्या रीजन है। दूसरा, कौन उसकी तफ्तीश करेगा, कौन उसको देखेगा, कौन उसके केस को सुनेगा। तो हियरिंग लिख देते हैं यहां पे। हियरिंग। और तीसरी चीज है वोटिंग। विल रिमूव। तो तीन अलग अलग चीजें हमने समझ ली हैं। तो रीजन सिंपल है और एक ही है और उसकी परिभाषा कोई भी नहीं है। अजीब है, देखिए कि एक ही रीजन है और कोई रीजन है ही नहीं, और उस एक रीजन की परिभाषा, कोई डेफिनेशन है ही नहीं। तो वो रीजन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ना चलना, राइट। तो इसको आप ऐसा समझें कि कॉन्स्टिट्यूशन की जो वायलेशन कर देनी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसकी वायलेशन कर देनी। अब वायलेशन कैसे कर देनी पता ही नहीं है। कोई सेट ऑफ प्रिंसिपल्स होगा ना, जैसे आईपीसी सीआरपीसी है, तो ये किया, ये सजाएं होंगी, ऐसा करने पे ये होगा, ऐसा करने पे वो होगा। यहां पे ये वर्ड लिख दिया और इसकी परिभाषा कोई नहीं है। इसकी परिभाषा डायरेक्टली कोई नहीं है, पर इनडायरेक्टली यही है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का किसी भी तरीके से उसका विरोध कर देना, या उसकी जो विचारधारा है, जो उसका बेसिक स्ट्रक्चर है, उसको मानना नहीं, राइट। दूसरी चीज, इसकी हियरिंग कौन करेगा। इनकी हियरिंग सिर्फ और सिर्फ एक ही आदमी कर सकता है, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, और उनके जो हेड है वो कौन है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है जी। तो सीजीआई के अंडर उनकी इंक्वायरी होगी और उनके अलावा उसके नीचे का जज कोई भी नहीं इंक्वायरी कर सकता। ये एक बहुत बड़ी बात है कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं वो ही सारी देखरेख करते हैं किसकी, प्रेसिडेंट की। उनको लगाने के लिए जब ओथ होती है तब भी सीजीआई ही ओथ दिलवाते हैं, रिमूवल के लिए भी सीजीआई ही होते हैं। अब इलेक्शन करने के लिए, याद है इलेक्टोरल कॉलेज, रिमूवल भी यहां पे ही वो ही लोग करेंगे, पर उसमें फर्क है थोड़ा सा। इसमें हम लिखेंगे रिमूवल कॉलेज, इसके लिए भी वोटिंग होगी। पर यहां पे दो चीजें आपको समझनी जरूरी हैं कि ये वोटिंग किस तरह होगी और ये कौन इसके वोटर्स होंगे। तो पहली बात तो ये आप समझें कि हमारे जो प्रेसिडेंट साहब हैं वो बहुत ही रिस्पेक्टेबल सिचुएशन में हैं, एक चीज। दूसरी चीज, वो किसका पार्ट है, वो पार्लियामेंट का पार्ट है, राइट, पार्लियामेंट का पार्ट है। दो चीजें समझिए। तो पहली चीज तो आ जाएगी रिस्पेक्ट, और दूसरी पार्लियामेंट। तो रिस्पेक्ट के लिए चीफ जस्टिस उनकी इंक्वायरी करेंगे, नीचे का कोई जज वगैरह नहीं करेगा सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। दूसरी चीज, रिस्पेक्ट में क्या है, जो स्टेट्स हैं उनके पास इतनी जोर नहीं है, इतना उनके पास जुनून नहीं है कि वो प्रेसिडेंट को चैलेंज करें या उनके खिलाफ या उनको वोटिंग करें। तो यहां पे एसएलए नहीं आएंगे, यहां पे वोटिंग नहीं करेंगे एसएलए, राइट। अब पार्लियामेंट वोट करेगा, पार्लियामेंट के सभी सदस्य वोट करेंगे। क्यों करेंगे भी, जो नॉमिनेट किए हैं वो तो हमारे लिए जुड़े ही नहीं है। अब यहां पे आप ये ध्यान में रखें, हम प्रेसिडेंट को रिमूव नहीं कर रहे, पीपल ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट को रिमूव नहीं कर रहे। कौन रिमूव कर रहा है, प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट कर रहा है, नॉट पीपल ऑफ इंडिया, ये उसको रिमूव नहीं कर रहे। तो मैं आपको ये साफ साफ बात बताने जा रहा हूं कि प्रेसिडेंट को रिमूव करने की ताकत सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के पास है। उसके ये नहीं है कि ये इलेक्टेड है, ये नॉमिनेटेड है, नहीं जी, ऐसा नहीं है। वो सारा कुछ एक ही चीज है, वो एक बॉडी है, तो वो पार्लियामेंट ही इनको रिमूव कर सकते हैं। तो इसमें नॉमिनेटेड भी आएंगे, इलेक्टेड भी आएंगे, सभी आएंगे, नॉमिनेटेड भी और इलेक्टेड भी, राइट। तो यहां पे हमने इलेक्शन प्रोसेस मुकम्मल कर ली, इंपीचमेंट मुकम्मल कर ली, और यहां पे सारा कुछ देख लिया कि सीजीआई से लेके पार्लियामेंट तक किस तरह कौन कौन कैसे कैसे जुड़ा हुआ है, राइट। तो यहां पे आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, राउंड अप कर देते हैं, और उसके बाद कल इनकी पावर्स हो जाएंगी और उसके बाद परसों इनकी अमेंडमेंट्स हो जाएंगी। आई होप इट इज क्लियर। इफ देयर इज एनी डाउट्स, एनी क्वेरीज और एनी रिक्वेस्ट्स, you may drop them on the comment section or you can DM me. Thank you.